Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है कि एक बहस कैसे एक पूरे देश का भविष्य तय कर सकती है? आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा को लेकर हुए एक ऐसे ही टकराव की। ये सिर्फ किताबों या क्लासरूम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे देश की पहचान की लड़ाई थी। देखिए, अंग्रेज भारत में सिर्फ जमीन पर कब्जा करने नहीं आए थे, उनका एक तथाकथित सांस्कृतिक मिशन भी था। पर सवाल ये है कि वो मिशन असल में था क्या? और इसी एक सवाल ने एक ऐसी जबरदस्त बहस को जन्म दिया जिसने भारत के आने वाले कल की नींव रखी। तो इस बहस की एक पाले में खड़े थे प्राच्यवादी, जिन्हें ओरिएंटलिस्ट्स भी कहते हैं। ये वो ब्रिटिश विद्वान और अफसर थे जिन्हें भारत की प्राचीन परंपराओं, यहाँ की भाषाओं और ज्ञान में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। इस सोच का सबसे बड़ा नाम थे विलियम जोन्स। 1783 में जब वो कलकत्ता पहुंचे तो वो एक कमाल के भाषाविद थे। वो भारत के क्लासिकल ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पंडितों के साथ बैठकर संस्कृत की गहराइयों को समझना शुरू कर दिया। तो इन प्राचीवादियों का मानना क्या था? सीधी सी बात थी। उनका कहना था कि भारत का असली गौरव उसके अतीत में है, और अगर भारत को समझना है तो उसके ग्रंथों को समझना होगा। उनका तर्क था कि अंग्रेजों को शासक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का संरक्षक बनना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में मदरसा और बनारस में हिंदू कॉलेज जैसे संस्थान खोले, ताकि भारतीय अपनी ही महान विरासत को फिर से जान सकें। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। भारत की प्राचीनता का ये सम्मान बहुतों को रास नहीं आया, और जल्द ही एक बहुत ताकतवर विरोधी आवाज उठी, आंग्लवादियों की, यानी एंग्लिसिस्ट्स की, जिनका साफ मानना था कि पश्चिमी ज्ञान ही सबसे बेहतर है। आंग्लवादियों का तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं बहुत कठोर था। उनके हिसाब से पूरब का सारा ज्ञान गलतियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक था, और पूर्वी साहित्य वो तो बस हल्का फुल्का और अगंभीर था। मतलब इसे बचाने की नहीं, बल्कि इसे जड़ से बदलने की जरूरत थी। और प्राच्यवादियों पर यह हमला वक्त के साथ और तीखा होता गया, खास तौर पर जब जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मकॉले जैसे प्रभावशाली लोगों ने इसके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। और फिर मकॉले ने वो बात कही जो शायद इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देती है। उन्होंने कहा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अकेली शेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। सोचिए, ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, ये एक पूरे महाद्वीप के ज्ञान का खुला तिरस्कार था। तो देखा जाए तो ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थे प्राच्यवादी जो भारतीय विरासत को बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे आंग्लवादी जो पश्चिमी संस्कृति से भारत को सभ्य बनाना चाहते थे। उनके लक्ष्य, तरीके और सोच सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो आखिरकार इस वैचारिक जंग में जीता कौन? जीत हुई आंग्लवादियों की, और इस जीत ने भारत में शिक्षा की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बदलाव ना बहुत तेजी से जमीन पर उतरने लगा। देखिए, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, जिसने मैकॉले के विचारों को कानून बना दिया। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच ने यूरोपीय शिक्षा को ही ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया, और महज 3 साल बाद 1857 तक कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पश्चिमी स्टाइल के विश्वविद्यालय भी बन चुके थे। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, इन नए नियमों के आने से पहले भारत में पढ़ाई लिखाई होती कैसे थी? पूरे देश में स्थानीय पाठशालाओं का एक जाल बिछा हुआ था। ये सिस्टम बहुत ही लचीला था। क्लासें कभी किसी पेड़ के नीचे लग जाती थीं, और पढ़ाई का समय भी फसलों की कटाई के हिसाब से बदल जाता था, ताकि बच्चे खेतों में भी हाथ बटा सकें। ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं था, इसने तो शिक्षा की पूरी आत्मा ही बदल दी। जहां पुरानी पाठशाला प्रणाली लचीली थी, वहीं नई ब्रिटिश प्रणाली सख्त नियम, फिक्स्ड फीस, तय किताबें और सालाना इम्तिहानों की एक कठोर व्यवस्था लेकर आई। इसने भारत की पारंपरिक शिक्षा की कमर ही तोड़ दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे ये नई शिक्षा व्यवस्था फैली, इसके खिलाफ एक ताकतवर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भी पैदा हुई। अब भारतीय विचारकों ने सवाल उठाना शुरू किया कि एक आजाद दिमाग के लिए आखिर कैसे शिक्षा होनी चाहिए। और इस राष्ट्रवादी आवाज के सबसे मुखर चेहरों में से एक थे महात्मा गांधी। उन्होंने इस नई शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। उनके शब्दों में, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है।
ये पापपूर्ण है। तो गांधी जी को इसमें गलत क्या लगा? उनका मानना था कि ये शिक्षा एक जहर की तरह है। क्यों? क्योंकि इसने भारतीयों के मन में अपनी ही संस्कृति को लेकर एक हीन भावना पैदा की। इसने लोगों को अपनी ही जड़ों से काट दिया और उन्हें अपनी ही जमीन पर अजनबी बना दिया। ये सिर्फ किताबी रट्टे पर जोर देती थी, असली जिंदगी के ज्ञान पर नहीं। अब एक और महान विचारक थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। वो अपने स्कूल के दिनों के घुटन भरे माहौल से इतने परेशान थे कि उन्होंने एक ऐसी जगह का सपना देखा जो स्कूल के नाम पर कोई जेल ना हो, और इसी सपने ने 1901 में शांति निकेतन को जन्म दिया। तो टैगोर का शांति निकेतन क्या था? ये शिक्षा का कह सकते हैं कि एक अनोखा प्रयोग था। एक ऐसी जगह जहां सीखना चार दीवारी में कैद नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ होता था। यहाँ बच्चों को क्रिएटिव और जिज्ञासु बनने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, और भारतीय कला संगीत के साथ साथ मॉडर्न साइंस को भी अपनाया जाता था। तो प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों की ये जो बहस है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। इसकी गूंज आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी भाषा और हमारी पहचान से जुड़े सवालों में साफ सुनाई देती है। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं कि शिक्षा पर हुई ये पुरानी बहस आज हमारी पहचान और हमारे भविष्य को कैसे बना रही है। परंपरा और आधुनिकता के बीच का ये संघर्ष आज भी जारी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।